हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल है भाई। वानर सेना, क्या हाल है भाई। हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका सेनापति और आपका बायोलॉजी टीचर और आपकी रथ का सारथी। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके सामने। और थोड़ा सा देर हो गई। कारण क्या था। बाय डिफॉल्ट रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। कंटेंट बनाता रह गया, लिखता रह गया। मुझे लगा कि आज पूरी रात जग जाऊंगा, पूरी रात लग जाऊंगा। और फिर अचानक से जब सोया तो सो गया तो खो गया। और कंप्यूटर महोदय भी सोया, सुमित सर भी सोए, सब सो गए। अचानक से वानर सेना का फोन आता है। वानर इनकमिंग बंद होने के बावजूद भी वानर सेना मेरी बहुत होशियार थी। उसने व्हाट्सअप कॉल करना शुरू किया तो झूं 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 हुआ। और अचानक से मेरी नींद खुली कि अरे बाप रे, युद्ध। इतना बड़ा युद्ध छोड़ के मैं सो रहा हूँ, ऐसा कैसे होगा। और जैसे ही नींद खुली, आई एम तुरंत लाइव। तुरंत मैं उठा और तुरंत लाइव आ गया। यकीन मानो वानर सेना, बस भाई से उठा है लाइव। ठीक है, उठा हूँ लाइव बस। हल्का मुंह धुला तुरंत, अब 1 सेकंड में मुंह धुला हूँ और लाइव हो गया। ठीक है, समझ लो कुछ नहीं किया। तो कभी कभार हो जाता है, ठीक है वानर सेना। और देखा मैं तो वानर सेना में काफी बेचैनी, सभी सेना में विश्वास कि अरे बाप रे, सेनापति युद्ध हार जाएंगे, सेनापति युद्ध हार जाएंगे, कैसे कर रहे हैं वानर सेना में धोखा। सेनापति युद्ध हार जाएंगे, लेकिन युद्ध नहीं हारेंगे। हम जीतेंगे, जीतेंगे, सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे। ये मजबूत इरादे जीतेंगे, जीतेंगे, हर मुश्किल को जीतेंगे गाइस। तो सेना में थोड़ा सा विश्वास हो गया था, क्योंकि विकास हम लोग आधे घंटे लेट हो गए। सॉरी फॉर दिस। इसके लिए तुम्हारा सेनापति तुमसे क्षमा प्रार्थी है। हो जाता है नींद भाई, नेचुरल चीजें हैं। पता नहीं क्यों हुआ था कि आज नींद ही नहीं आएगी। 2 बजे 2:30 बजे तक नींद ही जागता ही रहा मैं। 2:30 बजे 3 बजे तक मैं फिर काम करता ही रहा, वो कॉपी वाला सिस्टम करता रहा, बनाता रहा, कॉपी लिखता रहा। और फिर अचानक से सोया तो ऐसा सोया कि खो ही गया ना। फिर 2-4 सेनाओं का व्हाट्सअप कॉल आया, तब जगह में। ठीक है, बस खींच लेंगे। एक बार सभी को सूचित कर दो, जो सेनाएं चली गई होंगी अपने घर, लौट गए होंगी युद्ध विराम की घोषणा सुन करके, उनको भी बुला ले प्यारे बच्चों। सभी को एक बार इन्फॉर्म कर दो कि भाई चलो युद्ध, आज से तो लड़ाई है। आज से तो तीरन पे काटे तीर, तीरन पे तीर चलावे, हर हर महादेव। आज से तो हम लोगों को कूच करना है भाई। चलिए हो तो दशकांड देख, कहते नहीं, ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर हाहाकार, संघार ध्वंस के बीच बैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण। तो गाय युद्ध का आगाज, और तुरही के साथ और युद्ध का आगाज करते हैं प्यारे बच्चों। आज से युद्ध छेड़ते हैं। एक बार सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सभी सेनापतियों को बुलाएंगे ऐसे साए साए साए, जिससे दिखे कि हाँ आज से युद्ध का प्रारंभ हो गया है। फटाफट 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 फटाफट, चल बेटा आग लगा दे, आग 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 आग। अब बस पानी पी के बस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बस 2 घूंट पानी, पता है ना, उठाऊं बस चल दिया। वॉइस प्रॉब्लम क्या, व्हाट इज दिस वॉइस प्रॉब्लम। वीर सारथी बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, सूरवीर बानरो बढ़े चलो, बढ़े चलो। वॉइस में चेक कर रहा हूँ, सही तो है वॉइस, सही तो है। करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल आराम नहीं करते, अभ्यास करते हैं। बस युद्ध प्रारंभ करता हूँ। यह देखकर खुशी हुआ, धर्म युद्ध का युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र किम करोति पांडव। चलिए, तो चलिए मैंने कहा ना कि हम लोग कैसे आज से शुरू करेंगे। आज हमारी इकाई 1 शुरू होगी प्यारे बात जो, प्यारे साथियों। आज हमारी इकाई वानर सेना, ध्यान दो, आज हम इकाई 1, जिस जिस वादे के साथ मैं चल रहा हूं उस वादे को पूरा करूंगा। और इकाई 1 पे हम देखेंगे, इकाई 1 पे तीनों चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर। पुष्पी पात्मों लैंगिक ज्ञान पहला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, ये तीन के तीनों चैप्टर करेंगे प्यारे बच्चों। और इन तीन के तीनों चैप्टर के एक दो चीज नहीं, बहुविकल्पी ही नहीं, बहुविकल्पी। इन तीनों चैप्टर के बहुविकल्पी क्या करेंगे भाई। इन तीनों चैप्टर के बहुविकल्पी, बहुविकल्पी, बहुविकल्पी के साथ अति लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और और लघु उत्तरी फर्स्ट सेकंड दोनों। लघु उत्तरी सारे इंपॉर्टेंट, लघु उत्तरी फर्स्ट वाले 2-2 नंबर वाले, लघु उत्तरी सेकंड वाले प्रश्न 3-3 नंबर वाले प्रश्न, और दीर्घ उत्तरी, सब कुछ खत्म करेंगे, ठीक है। सब कुछ खत्म करते चलेंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, कुछ भी अवशेष नहीं होगा गाइज, टेंशन मतलब, कुछ भी अवशेष नहीं होगा। एक बार सभी सब वानर सेना को बुलाएंगे और कम से कम आरंभ है प्रचंड। और आज का ये कहना है कि आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम दहाड़ दो। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका वही तो एक महान है ना। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती लबों पे आज झूमती नसों में, आज आग का लपट सा तुम बखार दो ना। आज झूमती नसों में, आज आग का लपट सा तुम बखार दो ना। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमां में तुम दहाड़ दो। फटाक से एक बारी 5,000 पहुंचाएंगे फटाक से भाई। आपकी प्रीवियस क्लासेस नहीं ली क्या, तो क्लासेस इंपॉर्टेंट बेटा, प्रीवियस ले लेना। और पीडीएफ की चर्चा मत करना बेटा, मिलेगा सब पीडीएफ। मतलब पीडीएफ की टेंशन मत लेना, सारा मिलेगा, जो नहीं मिला भी होगा टेंशन मत लो।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो नर जननांग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पुंकेसर का, पुमंग करता है। और कई बार पूछा गया कि पुमंग काहे से मिलकर, ध्यान देना, एक क्वेश्चन बताऊंगा और उससे रिलेटेड जितने प्रश्न बताऊं उनको भी ध्यान दे लेना। उनसे रिलेटेड जितने प्रश्न, मंजन किया, मंजन कहां किया, उनसे रिलेटेड जितने प्रश्न बताऊं उनको भी ध्यान दे लेना। क्यों ना? क्योंकि वो भी आ सकता है। ठीक है, तो पुमंग क्या है? नर जननांग का प्रतिनिधित्व पुमंग करता है। और पुमंग काहे से मिलकर बना होता है? कई बार ये भी पूछा है, तो बताओ पुमंग काहे से मिलकर के बना होता है? बताओ सभी लोग, पुमंग काहे से मिलकर बना होता है? तो बहुत सारे पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। काहे से मिलकर के बना होता है? बहुत सारे पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुमंग काहे से मिलकर बना होता है? तो पुमंग बहुत सारे पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। बहुत सारे पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। दिख रहा है ना गाइस? दिख रहा है ना? पुमंग काहे से मिलकर बना होता है? तो बहुत सारे पुंकेसरों से मिलकर बना होता है पुमंग। ठीक है, पोल लगवाओ, पोल लगवाओगे तो टाइम लगेगा। नहीं समझ रहे हो? टाइम नहीं है, युद्ध की तैयारी, बहुत जंग लाजमी है, तो लश्कर नहीं देखे जाते गाइस। पोल लगवाएंगे तो क्या होगा? टाइम लगेगा पोल लगवाने में, या फिर तुम लोग पोल करोगे फिर वेट करेंगे, तो जब तक पोल लगवाएंगे तब तक दो क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, पोल लगवाने से मजा तो आएगा लेकिन टाइम वेस्ट होगा बेटा। और आक्रमण करना है, आक्रमण आक्रमण आक्रमण। ठीक है, आक्रमण करते जाओ बस, तुरंत एक बार फटाफट फटाफट लाइक बटन को सब लोग प्रेस करेंगे। चलिए, अब ये भी पूछा जाता है कि कौन सा, अब यही प्रश्न बदलेगा, क्या बदलेगा? वो बदलेगा तकदीरें, और कहेगा कौन सा भाग मादा, नर की जगह में क्या लिख जाएगा? नर की जगह में मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तब क्या बताओगे? तो मादा जननांग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मादा जननांग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जायांग। जायांग काहे से बना है? तो बहुत सारे स्त्री केसरों से। काहे से बना है? बहुत सारे स्त्री केसरों से। कहा बना है? जायांग बना है। बहुत सारे स्त्री केसरों से मिलकर के क्या बना है? जायांग बना है गाइज। डन, बहुत सारे स्त्री केसरों से मिलकर बना है जायांग। और ये काहे का बता है? ठीक है, एक प्रश्न से सारे प्रश्न तोड़ के बता दे रहा हूं, उससे बाहर नहीं जाएगा, परेशान मत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। सूरबीर बानरों बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो कि जमाने को ये दिखाना है कि जहां तुम्हारे कदम है वही जमाना है। आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर क्या है? तो पुंकेसर क्या है भाई? नर जननांग। ठीक है, स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर है मादा जननांग। स्त्री केसर क्या है? तो स्त्री केसर है मादा जननांग। ठीक है, पुंकेसर क्या है? नर जननांग। स्त्री केसर मादा जननांग है। कई बारी बेटा स्त्री केसर का वो करता है, मादा जननांग का है। अबे हट जा, मादा जननांग क्या है? तो मादा जननांग स्त्री केसर है। कई बार इसने सीधा पूछा बेटा, कई बार इसने सीधा पूछा कि स्त्री केसर का चित्र बनाइए, तो स्त्री केसर का ये वाला चित्र सभी लोग बना देना। सूरबीर बानरों बढ़े चलो, बढ़े चलो, सूरबीर, ये बना लेते हो ना। वर्तिका, वर्तिका अंडा से बीजांड, ये वर्तिका का अग्र भाग, आगे वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। और ये पूरी क्या है? वर्तिका है ना, वर्तिका। इसके भीतर क्या है? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या है? अंडाशय के अंदर है बीजांड। अंडाशय के अंदर क्या है? तो अंडाशय के अंदर है बीजांड। वर्तिका, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, ये स्ट्रक्चर खूब आया गाइस। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया पर याद नहीं होता, टेंशन मत लो। मैंने जिस साइकोलॉजी तरीके से तुम्हें पढ़ा रहा हूं बेटा, क्या नाम है? संकल्प सरकार जी, अबे जीजू तो मार मत तेरे को पागल है बता रहा हूं ना आई एम नो सिस्टर, और तुम उल्टा हो जाएगा बेटा। देखो चल छोड़, मैंने जिस साइकोलॉजिकल तरीके से आपको पढ़ाया, टेंशन मत लो, तुम्हें सब याद हो जाएगा। मैंने कांसेप्ट पढ़ाया, क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन के मैराथन करा दूंगा, फिर पेपर करा दूंगा, लिखने का तरीका बता दूंगा, तो सब आ जाएगा। परेशान मत हो, तुम पढ़ते जाओ। ठीक है, सब दिमाग में कांसेप्ट जाएगा भाई। बना के लिखने का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, सभी बंधन नहीं है, कुछ बंधन भी है कह रहा था बंधन नहीं, कुछ बंधन भी है। ये दमी दसम बनते, ये दमी दसम ना। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या सही जवाब है? आवृत बीजी पौधों में क्या है भाई? पुंकेसर क्या है? नर जननांग है। ठीक है, मादा जननांग स्त्री केसर, स्त्री केसर का संरचना, ये स्त्री केसर का संरचना हो गई। और पुंकेसर की संरचना कैसे बनाओगे? ये पुंकेसर की संरचना है, एक पुतंतु है और ये एक परागकोश है ना। पुंकेसर की संरचना कैसे बनाओगे पूछा जाएगा। तो ये है पुतंतु, ये डंठल पाया जाता है, जिस डंठल को बोलते हैं पुतंतु। और पुतंतु के डंठल के ऊपर ये क्या है गाइस? ये है परागकोश। ये क्या है? तो ये है परागकोश, एंथर और फिलामेंट। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों? ये है आपका पुंकेसर वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? पुंकेसर। ठीक है, स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, कह रहा है अगुणित कोशिका कौन सी है? टेपिटम अगुणित है, या परागमात्र कोशिका, या परागकण, या कोष? तो परागमात्र कोशिका जो होती है वो अगुणित नहीं होती, टूयन होती है। टूयन का मतलब होता है ये होती है द्विगुणित। ये क्या होती है गाइस? ये द्विगुणित होती है ना। टेपिटम क्या होता है? टेपिटम भी द्विगुणित होता है ना, टेपिटम भी टूयन होता है। परागकण जो होता है ये एन होता है। ये क्या होता है? एन। एन का मतलब, एन का मतलब क्या है? अगुणित। जो अंगुणित लघु दीप हमारे तूफानों में, एक किनारे जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल ना। भाई मुहूर्त तो सब है ना। चल भाई, चल 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 भाई, बना से ना तुम लोग एक बार लाइक करोगे? लाइक वाइक नहीं करो भाई। भाई लाइक इसलिए जरूरी है, बताया था ना, बोट अटैक की वजह से अगर आप लाइक नहीं करोगे तो फेक व्यूअर में गिना जाएगा, तो लगेगा कि बोट वाला बढ़ा रहा है, यूट्यूब वाला चैनल वाला रिजेक्ट कर देगा। बोट की वजह से लाइक करना जरूरी है। लाइक करो, तुरंत एक बार 5000 पहुंचा दो बेटा, 5000 पहुंचा देंगे आज। रथ को फिर बहुत तेजी से ले चलना, ठीक है? तो मास्टर ने सीखा पटक दूंगा तुझे। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। चलो, कह रहा है पराक्रमात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो पराक्रमात्र कोशिका क्या होती है भाई? अगुणित होती है। पराक्रमात्र कोशिका ना, पराक्रम की बात नहीं कर रहा, पराक्रम तो अगुणित है। पराक्रमात्र कोशिका क्या होती है? डिप्लॉयड होती है, यानी कि टूयन होती है ना, द्विगुणित। डिप्लॉयड को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विगुणित। और आप जान लो ये भी, देखो ये जो पराक्रमात्र कोशिका होती है, ये जैसे पराक्रमात्र कोशिका पोलेन मदर सेल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? पोलेन मदर सेल। ये जो पोलेन मदर सेल होती है गाइस, पराक्रमात्र कोशिका, इसमें क्या होता है? द्विगुणित होती है, ये द्विगुणित होती है, लेकिन इसमें विभाजन कौन सा होता है? तो इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है प्यारे बच्चों? इसके अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन में हमेशा विभाजन 2 बार होता है। कितने बार होता है विभाजन?
अर्धसूत्री विभाजन कितने बार होता है? हमेशा 2 बार विभाजन होता है। पहला विभाजन और फिर दूसरे विभाजन में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। कितनी रह जाती है? आधी। 2n यहाँ पे थे और n यहाँ पे बचा। एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती है। क्या होता है? एकमात्र कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? 4 संतति कोशिकाएं ना। विभाजन 2 बार होता है, एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। मेरे कहने का मतलब है इससे रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी कराऊंगा कि भाई एक परागकण मात्र कोशिका से कितने बनते हैं? 4 परागकण बनते हैं। पूछा जाता है कि 200 मात्र कोशिकाओं से कितने परागकण बनेंगे? तो 200 मात्र कोशिका से कितने परागकण बनते हैं? 1 से 4, तो 200 चौको 2 चौको 8, 800 बनेंगे 200 मात्र कोशिका से। उल्टा भी पूछा जाता है कि 200 परागकण को बनाने के लिए कितनी मात्र कोशिका लगेंगी? तो 200 परागकण को बनाने के लिए कितनी मात्र कोशिका लगेंगी? 50 मात्र कोशिका। समझ में आ रहा है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अभी करा दूंगा ऐसे ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक प्रारूपी आवृत्त, एक क्या कह रहा है भाई? एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी परागकोश में बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है? कितनी बीजाणुधानी होती है परागकोश में? कितनी बीजाणुधानी? देखो 2 चीज पूछा जाता है, एक पूछा जाता है पाली और एक चीज पूछा जाता है धानी। ध्यान देना, 2 चीज आपसे पूछा जाएगा। एक पूछेगा कितनी पालियां होती हैं, एक आप पूछेगा पालियां कालियां मैं जी करता। एक आपसे पूछेगा कितनी पालियां होती हैं, पूछेगा कितनी धानियां। तो अगर आपसे पाली पूछे, ध्यान देना मैं कहता हूं जो बता रहा है वो, अगर आपसे पूछे कि परागकोश में पाली कितनी होती है एक परागकोश में, तो पाली बताओगे 2। ये देखो ये पहली पाली, ध्यान से देखो ये पहली पाली, ये दूसरी पाली। लेकिन धानियां कितनी है? तो 1 धानी, 2 धानी, 3 धानी और 4 धानी। कितनी धानियां हैं? तो धानियों की संख्या 4 है, पालियों की संख्या कितनी है? 2 है। धानियां कितनी है गाइस? 4 है और पालियां कितनी है? 2। ध्यान देना, या तो पाली पूछेगा या तो धानी पूछेगा। फिर इसके परतों के संबंध में पूछेगा। सबसे अंदर वाली परत टेपिटम, सबसे बाहर वाली परत एपिडर्मिस। सबसे अंदर वाली परत टेपिटम क्या करती है? परागकणों को पोषण देती है। सबसे बाहर वाली परत जिसका नाम है एपिडर्मिस, वो क्या करती है? सुरक्षा का काम करती है। क्या करती है गाइस? तो वो काम करती है सुरक्षा का। काय का काम करती है? तो वो सुरक्षा का काम करेगी। क्या करेगी? सुरक्षा देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो आ गया, बताया ना किससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। ये देखो आ गया ना कि 200 लघु बीजाणुओं का निर्माण करने के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? कितने बनाने हैं? तो 200 लघु बीजाणु बनाने हैं। लघु बीजाणु का मतलब जानते हो ना? 200 लघु बीजाणु बनाने हैं। लघु बीजाणु को ही परागकण बोलते हैं। ध्यान देना, लघु बीजाणु और परागकण एक ही बात है। लघु बीजाणु और परागकण अलग अलग बात नहीं है। लघु बीजाणु और परागकण क्या है भाई? एक ही बात है। अब 200 परागकण बनाने हैं। अब कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका? तो हमने कहा 1 से 4 बनता है। 200 बनाने हैं तो 200 भागे 4, 2 चौको 2 पंचे 10, 50 ना। 50 से बन जाएगी ना 200। 50 चौको 200, 50 मात्र कोशिका, 1 बनाती 4 तो 50 बनाएगी 200। 50 चौको 200 ना, तो क्या हो जाएगा? 50। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 50। गाइस डन, आगे बढ़े। तेरा भ्रूणपोष की कोशिका होती है। भ्रूणपोष कैसे बनता है? तो भ्रूणपोष बनता है पोलर ध्रुवीय केंद्रक। किसके द्वारा बनता है? ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है गाइस? 2n होता है। प्लस ध्रुवीय केंद्रक के साथ कौन मिल जाए? ध्रुवीय केंद्रक के साथ कौन मिल जाए? तो ध्रुवीय केंद्रक के साथ कौन मिलता है? दूसरा नर युग्मक। ध्रुवीय केंद्रक प्लस नर युग्मक यानी कि 2n प्लस n इक्वल टू जो ये 3n का क्या बनता है? 3n का प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, PEN। शॉर्ट में हम PEN लिखते हैं इसको, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक ही आगे चल के क्या बनाता है गाइस? ये बनाता है भ्रूणपोष। क्या बनाता है? भ्रूणपोष। तो इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? 3n होती हैं। 3n का मतलब है त्रिगुणित। ये इसको बोलते हैं द्विगुणित, ये अगुणित। द्विगुणित अगुणित से 2n प्लस n इक्वल टू 3n यानी कि त्रिगुणित। क्या भाई? त्रिगुणित। कई बार ऐसे लिख करके आ जाता है, सिर्फ सिंबल लिख करके आ जाएगा, सिर्फ सिंबल लिख करके आ जाएगा त्रिगुणित। ठीक है, तब भी त्रिगुणित लगाओगे। ठीक है, अगुणित का मतलब परागकण क्या है? अगुणित है। डन भाई, चले भाई। आज मेरा बर्थडे, आज हमारी सेना में एक बर्थडे बेटा, तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, तुम यूपी बोर्ड के टॉपर बनो। निडर हो हमारी से सदा समर न जीते कोई, चिरंजीव जुग जुग जियो, कीर्ति लतावर होए। लाइक कर दो भाई। आगे बहुभ्रूणता की खोज की गई। बहुभ्रूणता की खोज किसने की? तो भाई हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। कब की? कमेंट करो। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने कब करी? एक बार लाइक करके कमेंट करना। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने कब करी? तो भाई बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने करी। काहे में करी ये भी बता दूं तो संतरे में करी। काहे में करी? संतरे में करी थी। ठीक है, कब करी ये बताओ। बहुभ्रूणता क्या है? तो हमने कहा एक तो बीज है। ये क्या है? ये एक बीज है। अब ये एक बीज के अंदर क्या होता है? एक भ्रूण होता है। ऐसे एक तो बीज के अंदर क्या होता है? ये पूरा बीज है और एक बीज के अंदर हमेशा क्या होता है? एक तो भ्रूण होता है। कभी कभार बीज का स्ट्रक्चर बनाना हो ऐसे बना देना। अब एक तो बीज के अंदर एक भ्रूण होता है, एक तो बीज के अंदर एक भ्रूण होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। एक बीज के अंदर 1971 बता रहे बहुत सारे। एक बीज के अंदर क्या होते हैं? एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण बन जाए तो बहुभ्रूणता। बहु मतलब बहुत सारे, भ्रूणता मतलब भ्रूण। अगर एक तो बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण बन जाए तो उसको बोलते हैं बहुभ्रूणता। क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं बहुभ्रूणता। उसे कहते हैं, उसे इसे कहते हैं बाप है बाप बेटा, इसे कहते हैं बाप। है ना, शुरू किया मैंने जब से म्यूजिक डायरेक्टर, आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर। तो परागकण कोष में लघु बीजाणुधानी की ये देखो आ गया ना, बाह्यतम और भीतरी परत। ध्यान देना, बाहर वाली परत पूछा है, भीतरी परत पूछा है। क्या पूछा है? नाम पूछा है इसमें, लेकिन नाम के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है? नाम के साथ साथ काम भी इंपॉर्टेंट है ना। नाम और नाम के साथ साथ काम भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये सबसे अंदर वाली परत, मेरी बात को ध्यान से देखना, ये चित्र आता है इसलिए चित्र बना भी दे रहा हूं। ये हो गई सबसे अंदर वाली परत। ये क्या हो गई? ये सबसे भीतरी परत। ये कौन सी परत है? ये सबसे भीतरी परत है। इस परत के बाद लघु बीजाणु क्या होते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसके अंदर क्या होगा बेटा?
इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जहां पे परागकण बनेंगे, यहाँ पे लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यहाँ पे लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो लघु बीजाणु बनाएगी। और ये सबसे अंदर वाली परत है, इस परत का नाम है टेपिटम। क्या नाम है, सबसे अंदर वाली परत है टेपिटम। ये क्या करती है, तो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका यहाँ पे है, तो लघु बीजाणु यहाँ बनेंगे, यहाँ भी लघु बीजाणु बनेंगे, यहाँ भी लघु बीजाणु बनेंगे, यहाँ भी लघु बीजाणु बनेंगे। अब लघु बीजाणु जब बन गया तो उसको खाना पीना भी चाहिए, तो टेपिटम ये जो परत है ये क्या करेगी, ये लघु बीजाणु यानी कि परागकणों को क्या करेगी, ये क्या करेगी, तो ये परागकणों को क्या देती है, पोषण। बहुत पूछा गया है, परागकणों को क्या करती है ये, तो ये परागकणों को पोषण देती है, खाना पीना देती है ना। सबसे अंदर वाली परत, सबसे इनर लेयर, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली लेयर का क्या नाम है, एपिडर्मिस। क्या नाम है भाई, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या करती है, तो एपिडर्मिस और मध्य लेयर, 4 लेयर होती है। अच्छा ये भी पूछा जाता है गाइस, वानर सेना एक बात जान लेना, अगर कहीं आपसे यूपी बोर्ड एग्जाम आपको वर्ग बनाने के लिए नया प्रश्न पूछे, नया प्रश्न क्या पूछे, ये वाला अभी तक नहीं आया कि परागकण में कितनी, परागकोश में कितनी परत होती है, टोटल परतें कितनी होती है, बताओ टोटल परत कितनी है परागकोश में, कहां गया परागकोश, परागकोश में टोटल परत कितनी होती है, टोटल परत, तो टोटल परत कितनी होती है बताओ कमेंट्स बॉक्स में। क्या आता है सबको, क्या सबको आता है, टोटल परत कितनी है, 4। बहुत अच्छे गाइस, शाबाश शाबाश, दिल खुश कर दिया भाई, दिल खुश कर दिया, 4 परत टोटल होती है। अब एपिडर्मिस और बाहर की तीनों परत का काम क्या है, तो बाहर की तीनों परत का काम है सुरक्षा। बाहर की तीनों परत क्या काम करती हैं, तो बाहर की तीनों परत सुरक्षा का काम करती है, सुरक्षा के बाद फोड़ने का काम करती हैं, परागकोश को तोड़ देती हैं। ध्यान देना, बाहर की तीनों परत परागकोश को तोड़ेंगी भी बाद में, जिससे परागकण बाहर निकलेंगे ना, ये अपने आप को तोड़ेंगे भी जिससे परागकण बाहर निकलेंगे। और अंदर वाली परत क्या करती है, परागकणों को पोषण प्रदान करती है। एपिडर्मिस भी क्या करती है, तो एपिडर्मिस भी का काम क्या है, सुरक्षा। क्या काम है, सुरक्षा काम है। क्या नाम है, काम है, तो सुरक्षा काम है। तो एपिडर्मिस और टेपिटम, बाह्य परत, बाह्यतम और आंतरिक, एपिडर्मिस और टेपिटम, सही है। एपिडर्मिस और टेपिटम, एंडोसियम न लगाना, एपिडर्मिस के बाद एंथोसियम है ना। चले गाइस, क्या बात है, क्या बात है, सेनापति रथ को खाने की पागल है क्या। चलिए नाम लिखो चारों परतों का जिसको पता हो, नाम लिखो चारों परतों का जिसको पता हो। चलिए, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है, ध्यान देना, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है, ध्यान देना। तो ये हमारा पूरा भ्रूण कोष, बहुत पूछा जाता है इसका चित्र, क्या है का चित्र, भ्रूण कोष। काय का चित्र बनाने वाला हूं, भ्रूण कोष से पता चलेगा, यानी कि इम्ब्रियो सेक। काय से पता चलेगा, इम्ब्रियो सेक द्वारा, काय द्वारा पता चलेगा, इम्ब्रियो सेक। अब ये जो हमारा इम्ब्रियो सेक होता है गाइस, ये ऊपर 3 तो कौन कोशिका होती हैं, ऊपर 3 एंटीपोडल यानी कि प्रतिमुख कोशिका, ऊपर की तरफ 3 कौन सी कोशिका, प्रतिमुख कोशिका ना, एंटीपोडल यानी कि प्रतिमुख कोशिका। बिचवा पे 2 कोशिकाएं आपस में मिलकर एक तो बन जाएंगी, जिनको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। कभी कभार ये लिख करके आता है पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष ना, इसको पॉलीगोनम प्रकार का भी बोलते हैं। ये है अंड कोशिका, ये कौन सी कोशिका हो गई, ईग सेल यानी कि अंड कोशिका, दिस इज द ईग सेल। और अंड कोशिका के दोनों साइड क्या होती है, अंड कोशिका के दोनों साइड कौन होती है, साइनर्गिट यानी कि सहायक कोशिका। कौन सी कोशिका, सहायक कोशिका, पता है ना ये। अब क्या कह रहा है ये कि अंड समुच्चय का निर्माण करता है, तो अंड समुच्चय के निर्माण में सहायक कोशिका को और अंड कोशिका को किसको किसको जोड़ दे, अंड समुच्चय के लिए सहायक कोशिका और अंड कोशिका, इन दोनों को जोड़ दे, मतलब ये तीनों मिल जाए, सहायक कोशिका और अंड कोशिका, दोनों को जोड़ दें, यानी कि तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका प्लस अंड कोशिका बराबर अंड समुच्चय, बराबर क्या हो गया, बराबर अंड समुच्चय। अंड समुच्चय का मतलब क्या है कि अंड कोशिका और इसके बगल की दोनों साइनर्गिट ना, दोनों साइनर्गिट, एक सेल और साइनर्गिट, अंड कोशिका प्लस सहायक कोशिका क्या बनती है, अंड समुच्चय। कहां है अंड कोशिका, सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका और सहायक कोशिका। और मैंने कहा कि इसी से एक चीज और पूछा जाता है, बताओ इस पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष बना है, यानी कि मेनली ये भ्रूणपोष में होता है, तो इस भ्रूणपोष में कितने केंद्रक हैं और कितने कोशिका हैं, तो केंद्रक कितने गाइज, केंद्रक कितने हैं गाइज, तो केंद्रक अगर हम गिने तो 3 केंद्रक यहाँ पे, 3 कोशिका हैं, 3 केंद्रक यहाँ पे, 3 कोशिका, ये 2 कोशिका मिलकर के आपस में जुड़ गई हैं, एक बन गई हैं, तो 2 केंद्रक यहाँ थे, तो 8 केंद्रक हैं। कोशिका कितनी है इसमें, कोशिका कितनी है भ्रूण कोष में, तो कोशिका कितनी है 7, क्यों, 3 कोशिका यहाँ 3 कोशिका यहाँ, ये दोनों कोशिका आपस में जुड़ करके क्या बन गई हैं, तो 7 कोशिका 8 केंद्रक पूछा जाता है। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष में कितनी कोशिका कितने केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है, पूछा जाता है। ध्यान समझ में आ रहा है गाइज, मजा आ रहा है, बना देना, युद्ध युद्ध धड़ाधड़ चलता जाना चाहिए। चले चले चलो डन, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक ही पादप के, क्या कह रहा है, एक ही पादप के परागकण, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प, एक ही पादप के एक पुष्प परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में, देखो पादप एक ही है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना कि पर परागकण लिख दो, कंफ्यूज मत होना। कह रहा है पादपवा एक ही है, ध्यान देना, पादप एक ही है, ये पौधा है मान लिया जाए, ये क्या है, ये पौधा, एक ही पादप है, पादप एक ही है, लेकिन इस पादप में क्या कह रहा है, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में, जैसे ये यहाँ पे एक पुष्प ये लगा है और एक पुष्प ये लगा है, एक पुष्प ये लगा है, एक पुष्प ये लगा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी के एक पुष्प के परागकण निकले दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में चले जाएं, इस पुष्प के परागकण इस पुष्प में चले जाएं, तो एक ही पादप एक ही इन्वॉल्व है, पादप अलग अलग नहीं है, पौधा एक है पुष्प अलग अलग है। तो जब पौधा एक होता है तो पुष्प अलग अलग होते हैं, तो इस परागण को क्या बोलते हैं, इस परागण को बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। क्या बोलते हैं, इस परागण को बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। क्या बोलते हैं, इस परागण को बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। क्या बोलते हैं, सजात पुष्पी परागण। क्या कहते हैं, क्योंकि एक ही जाति का पुष्प, एक ही पुष्प है ना, जब एक ही पुष्प होता है तो सजात पुष्पी परागण। स्वयं भी नहीं बोलते, परनिषेचन का मतलब होता है पर परागण, और मिली परागण का मतलब है जो पुष्प कभी नहीं खिलते, ठीक है, सबकी बातें करेंगे। काम कर तो अगुआ सही हो जाएगा कलवा। चले आगे बढ़े। कौन सा कूट फल है, तो हमने कहा जो फल अंडाशय से बनता है, कैसे बनता है, जो फल अंडाशय से निर्मित होता है, अंडाशय अगर फल बनाता है गाइस
तो इस फल को क्या बोलते हैं? तब इस फल को बोलते हैं सत्य फल। क्या बोलते हैं? इस फल को बोलते हैं सत्य फल। अब अगर अंडाशय से नहीं बनता, अंडाशय से फल नहीं बना, अंडाशय को छोड़ करके किसी दूसरे पार्ट से फल बन गया, तो उसको क्या बोलते हैं? तब उसको बोलते हैं असत्य फल, असत्य फल या कूट फल ना, या मिथ्या फल, नाम सब इसी के हैं। असत्य फल, कूट फल या मिथ्या फल। क्या बोलेंगे? असत्य फल, कूट फल या मिथ्या फल। तो यहां पे एक चीज बन गया आपको, ये सेब क्या है? सेब अनानास क्या है? असत्य फल है। सेब अंडाशय से नहीं बनता। सेब का कौन सा पार्ट फल का खाने वाला योग्य बना? सेब का कौन सा पार्ट पूछा जाता है कि सेब का कौन सा भाग खाने वाला पार्ट बनाता है? सेब का कौन सा भाग अंडाशय नहीं बनाता तो कौन बनाता है? तो अंडाशय तो नहीं बनाता, लेकिन कौन बनाता है गाइस? तो कौन बनाता है? तो बनाता है कौन? पुष्पासन। सेब में खाने वाला भाग कौन बनाता है? अंडाशय नहीं बनाता, बल्कि कौन बनाता है? पुष्पासन बनाता है। इसलिए क्या है? यह सत्य फल है। लेकिन यहाँ पे तुमको 3 सत्य फल के एग्जाम्पल मिल गए, अंगूर, आम, मटर। ये क्या है? ये तीनों क्या है बेटा? सत्य फल। इनमें कौन बनाता है? अंडाशय बनाता है। तो इससे आपको क्या हो गया? 3 और एग्जाम्पल मिल गए भाई। 6000 लाइव है और लाइव की संख्या कितनी है? 5000 नहीं है। क्या गद्दारी करते हो बेटा? नहीं करते, देख रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गद्दारी नहीं करो। सभी लोग, जितने लोग हैं सभी लोग लाइक के बटन को प्रेस कर दो, नहीं फेक व्यू दिखेगा। ठीक है, बस इसलिए कह रहा हूँ। सभी लोग लाइक के बटन को प्रेस कर दो गाइस, सभी लोग लाइक के बटन को प्रेस कर दो। धनाधन धनाधन धनाधन। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कह रहा है दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोहरा निषेचन आ गया ना, वही प्रश्न जो खूब भर भर के पूछता है बेटा। 5 नंबर या 3 नंबर में जरूर आएगा। डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन प्रक्रिया का पता किसने लगाया? तो किसने पता लगाया था दोहरा निषेचन का? एसजी नवाज़ ने। किसने पता लगाया था? किसने पता लगाया था? लिलियम पादपों में एसजी नवाज़, याद है ना? एसजी नवाज़ ने पता लगाया था पादपों में दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन की परिभाषा दीजिए। दोहरा निषेचन क्या है? इसकी खोज किसने की? किसने खोज करी थी? एसजी नवाज़ ने। कब करी थी? बता दो एक बार, बता दो ना, कब करी थी? कब करी थी? हाँ, कुछ याद नहीं किया सर, प्लीज हेल्प मी। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। तेरे लिए आएंगे, तेरे लिए आए हैं। यूं ही होने नहीं दूंगा मैं, जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा बानर सेना। आगे चलते हैं। चल भाई, चल बेटा, आग लगा दे, आग लगा दे। मैंने कहा था आपको, क्या क्या कहा था कि भाई अपन को पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, तो आंसर आपके सामने पॉइंट वाइज है। आइए इसका चित्र बता दे रहा हूं, क्योंकि 5 नंबर का आता है। चित्र भी बनाओगे ना? फटाफट तेजी से बताऊंगा, बहुत लोगों को आता होगा क्योंकि इसको खूब कराया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। क्या करोगे बेटा? ऐसे चित्र बनाना है इसमें, ये बना देना पूरा, ये बना देना पहले, पूरा भ्रूण पोष बना देना। ये हो गया, और ये अंड कोशिका और अंड कोशिका के अगल बगल सहायक कोशिका। ठीक है, ये बना दिया आपने। अब इसका नामकरण दे दो, फट से नामकरण दे दो इसका। ये ऊपर की तरफ क्या है भाई? प्रतिमुख कोशिका। ये क्या है? तो ये हो गई प्रतिमुख कोशिका, ये हो गई ध्रुवीय केंद्रक। बहुत फास्ट करूंगा, टेंशन मत लो। ध्रुवीय केंद्रक। इसके बाद ये क्या है गाइस? बड़ी वाली होती है अंड कोशिका। बड़ी वाली क्या होती है? ईग सेल, यानी कि अंड कोशिका। और देखो, नाम की बात है, जहां तक फिगर में जो नाम की बात होती है, बहुत लोग फंसते बेटा। जिसको अंग्रेजी से नाम याद है वो अंग्रेजी से लिख सकता है, जिसको हिंदी से नाम याद है वो हिंदी से लिख सकता है। नो इशू, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, ये तो कह रहा है लाइटिंग करते हुए क्लास देख रहा हूँ। भाई मैं तो गया भी नहीं, उठाऊं, चल उठाऊं, बस लाइव हो गया हूँ। तुझे तो आराम है, कम से कम करते करते देख लेगा, और मैं तो करते करते पढ़ा भी नहीं सकता। चल भाई, आप देख, आप देखो, अंड कोशिका, अंड कोशिका के दोनों बगल कौन कौन सी है? साइनर्गिड, यानी कि सहायक कोशिका। कौन सी कोशिका है? सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, अंड कोशिका, अंड कोशिका के अगल बगल कौन सी है? सहायक कोशिका। अब ये जो पराग नलिका होती है, मैंने कहा कि द्विनिषेचन क्या है? तो द्विनिषेचन कुछ नहीं है, दो, किसकी कहानी है? दो निषेचन, दो ठो किसकी कहानी है? दो प्रेमियों की कहानी है। दो प्रेमिया कह तो चली मैं चली चली प्यार की गली। ये पराग नलिका जब आती है प्यारे बच्चों, तो ज्यादातर पराग नलिका किसके थ्रू इंड होती है? ज्यादातर पराग नलिका किसके थ्रू अंदर जाती है? तो साइनर्गिड के थ्रू, सहायक कोशिका के थ्रू पराग नलिका अंदर जाती है। और जब पराग नलिका अंदर जाती है तो तुरंत पराग नलिका क्या हो जाती है? फट जाती है। अंदर जाने के बाद पराग नलिका फट जाती है। क्या हो जाती है? अंदर जाते ही पराग नलिका फट जाती है। तो पराग नलिका फट जाती है, तो पराग नलिका के अंदर दो प्रेमी होते हैं, दो प्रेमी युग्मक है, दो प्रेमी है, दो प्रेमियों की प्रेम कहानी है। तो पहला प्रेमी, पराग नलिका के अंदर दो नर युग्मक है। पहला नर युग्मक ये आ गया, अंड कोशिका के साथ शादी कर लेता है, और दूसरा प्रेमी ध्रुवीय केंद्रक के साथ शादी कर लेता है। पहला नर युग्मक, ये दूसरा नर युग्मक, लिखे दे रहा हूं भाई, ये दूसरा नर युग्मक लिख लो। ये दूसरा सेकंड मेल गैमेट, दूसरा नर युग्मक, ये दूसरा नर युग्मक, और ये पहला नर युग्मक, पहला नर युग्मक। पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ शादी कर लिया, दूसरा वाला ध्रुवीय केंद्रक के साथ शादी कर लिया। अब ऐसे इधर लिखोगे, अब इधर ऐसे ही लिखोगे, क्या लिखोगे? इधर ऐसे लिखोगे, नर युग्मक, पहला नर युग्मक, या डायरेक्ट लिख दो नर युग्मक प्लस अंड कोशिका। किससे शादी हुई इसकी? तो इसकी शादी हुई है अंड कोशिका से, तो प्लस अंड कोशिका। नर युग्मक का मतलब है एन, अंड कोशिका का मतलब है एन इक्वल टू 2n, n प्लस n इक्वल टू 2n। इससे क्या बना? तो ये बनाता है युग्मनज। क्या बनाता है? ये बनाता है युग्मनज। और यही युग्मनज आगे चल के क्या बनाता है? यही युग्मनज आगे चल के क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन या सेनोगैमी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं सत्य निषेचन। पहले वाले का शादी जब हुई और इससे भ्रूण बना, तो ये कहलाता है सेनोगैमी या सत्य निषेचन ना। क्या कहलाता है? सेनोगैमी या सत्य निषेचन। फिर दूसरे वाली की कहानी है, तो पहले वाली की कहानी हो गई गाइस सत्य निषेचन। दूसरे वाली की कहानी क्या है? ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिल रहा है दूसरा वाला। तो देखो, चल भाई दूसरा वाला आ जा। तो हमने कहा दूसरा वाला नर युग्मक, नर युग्मक प्लस किससे शादी किया इसने? ध्रुवीय केंद्रक से, प्लस ध्रुवीय मतलब डबल मोटी महिला से। ध्रुवीय केंद्रक के साथ की जो दोहरा महिला थी, दोहरा का मतलब है दुई दुई कोशिका से बनी थी, अच्छी है भी ना वाली। तो नर युग्मक प्लस ध्रुवीय केंद्रक, यानी कि नर युग्मक कितने का होता है? नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या n, यानी कि अगुणित है। ध्रुवीय केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2n है। अब इसके द्वारा बनता क्या है? तो इसके द्वारा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस ना, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, या डायरेक्ट हम भ्रूणपोष भी लिख सकते हैं। क्या बन रहा है? भ्रूणपोष। क्या बन रहा है? भ्रूणपोष बन रहा है। तो भ्रूणपोष को क्या लिख सकते हैं? n प्लस 2n बराबर क्या हो जाता है? 3n।
इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को जैसे उसको बोलते हैं सत्य निषेचन, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिसंलयन ना, त्रिसंलयन या त्रिसंलयन। क्यों त्रिसंलयन बोलते हैं? तो त्रिसंलयन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1 2 3 तीन संलयन, देखो 3 है ना, तो त्रिसंलयन। अब द्विनिषेचन किसे बोलते हैं? अब डायरेक्ट लिखो ले लास्ट में, डायरेक्ट लास्ट में क्या लिख दोगे? बस एक चीज और लिख देना, इतना लिख देना, किसी एग्जामिनर की बस की बात नहीं बेटा, ये बनाया इतना लिख दिया, लास्ट में ये लिख देना, किसी एग्जामिनर की बस की बात नहीं कि तुम्हारा नंबर काटेगा, ऐसे लिखना। दोहरा निषेचन बराबर, दोहरा निषेचन बराबर क्या होता है? 2 बार निषेचन, यानी कि पहली बार क्या हुआ? सत्य निषेचन, सत्य निषेचन प्लस, सत्य निषेचन प्लस, निषेचन अच्छे से नहीं दिखेगा ना, सत्य निषेचन प्लस त्रिसंलयन। अब देखो 2 बार निषेचन हुआ ना, एक बार सत्य निषेचन हुआ, एक बार त्रिसंलयन हुआ, तो निषेचन 2 बार हो गया, तो क्या हो गया? दोहरा निषेचन। बस अब ये बनाया, ये लिख दिया और थ्योरी भी दिखा दे रहा हूं। अब इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा ना। इंपॉर्टेंट फिगर बताइए संजय सिंह बेटा, एक एक इंपॉर्टेंट फिगर बनाता चल रहा हूं। कितने फिगर बनाए तुमको दिख नहीं रहा है? इंपॉर्टेंट फिगर नहीं बनाया भाई, इसकी टेंशन तुम मत लो, एक तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं छूटेगा यार, इसकी टेंशन तुम मत लो, तुम बस पढ़ाई की टेंशन लो कि मुझे पढ़ना है बस, ठीक है? एक तो इंपॉर्टेंट फिगर नहीं छूटेगा, सब फिगर बनाते चल रहा हूं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो, बाकी इसको तो खूब सिखाया मैंने ना। लाइक करो भाई। चलिए, तो एस जी नवाज कौन है भाई? एस जी नवाज कौन है भाई? एस जी नवाज ने सर्वप्रथम क्राइटेरिया तथा लिलियम पादपों में दोहरा निषेचन की खोज करी। और वह एस जी नवाज ने एक अगुणित नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयुग्मन करके द्विगुणित युग्मनज बनाता है या करना सत्य निषेचन कहलाती है। दूसरा नर युग्मक ध्रुवी केंद्रक के साथ संलयन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, यह क्रिया त्रिसंलयन कहलाती है। अतः आवृत बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया 2 बार होता है, इसलिए द्विनिषेचन। देखो ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग का सिस्टम देख ले मेरे भाई। अब कह दो गुरुजी चित्रवा कहां बनाना है, तो देखो 5, देखो इनमें टिटल क्या करो, 70-80% थ्योरी लिख दो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सब कुछ सिखा दे रहा हूं। 70-80% थ्योरी लिख दो भाई, फिर तुम ये वाला चित्र बना दो, ये सब लिख दो, चित्र बना दो, ये बगल में ये लिख दो, और फिर लास्ट की बची 20% थ्योरी लिख दो। समझ रहे हो? चित्र और थ्योरी बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं, सर चित्र कहां बनाए, थ्योरी कहां लिखे, कैसे करें? तो जैसे इसमें क्या करो, 70-80% पहले थ्योरी लिख डालो, द्विनिषेचन डाल के सब लिख डालो, पॉइंट वाइज जैसे लिख डालो। लिखने के बाद ये चित्र बनाया, इधर कौन चित्र बनाया, बगल में ये लिख दिया, इसके बाद बची हुई 20% थ्योरी लिख करके इंड कर दो, ठीक है? ये सिस्टम होता है लिखने का, ये लिखने का सिस्टम होता है। समझ में आया होगा? तो समझ में आया बेटा? समझ में आया तो लाइक करेंगे। और एक बात ध्यान से सुन लेना, और ये इकाई वाइज हम रुकेंगे नहीं। आज अभी पहली इकाई कर रहे हैं 6 बजे, 12 बजे अपन लोग कौन सी इकाई करेंगे? 12 बजे अपन लोग दूसरी इकाई करेंगे ना, तीसरी इकाई करेंगे, इकाई 3। और फिर आऊंगा मैं आपको 6 बजे, 6 बजे जब आऊंगा तब इकाई कौन सी करेंगे? 2, जिसमें 18 नंबर, बहुत बड़ी इकाई है ना, 18 नंबर वाली, पता है ना? तो रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, हम जब तक जिंदा, वाला गाना करे सुना है ना तुम लोगों ने, रुकूंगा नहीं मैं जब तक हूं जिंदा। चलिए, तो कह रहा है परागकण का सूक्ष्मदर्शी संरचना का चित्र बनाइए। ये दिख नहीं रहा होगा, पढ़ के बता दे रहा हूं। परागकण की अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाइए। आवृत बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद। भाई परागकण क्या है? परागकण नर युग्मकोद्भिद है, परागकण नर युग्मक नहीं है। परागकण नर युग्मकोद्भिद है, क्यों? क्योंकि परागकण के अंदर 2 ठो नर युग्मक पाए जाते हैं, तो परागकण नर युग्मक नहीं है, नर युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद का मतलब होता है, युग्मकोद्भिद का मतलब होता है जिसके अंदर युग्मक पाया जाए, प्रेजेंट हो, ठीक है? परागकण क्या है, इसका नाम आके चित्र बनाइए। तो लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, जो सामान्यतः एक कोश की अगुणित गोलाकार, अंडाकार या 2 स्तरों से क्या होती है? ढकी होती है। 2 स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्तर क्या होता है गाइज? पहला स्तर इसका क्या होता है? बाह्यचोल। पहला स्तर क्या होता है इसका? अबे यार बहुत गड़बड़ हो गया। पहला स्तर क्या होता है इसका? बाह्यचोल। पहला स्तर क्या होता है? बाह्यचोल। बाह्यचोल का काम क्या होता है? बाह्यचोल का काम क्या होता है? तो बाह्यचोल का काम क्या होता है भाई? बाह्यचोल बहुत मजबूत होता है, अच्छे अच्छे रसायनों के दांत तोड़ देता है। देखो परागकण के अंकुरण की अगर बात करेगा, परागकण के अंकुरण की अगर बात करेगा, ध्यान देना, ठीक है? परागकण के अंकुरण की पूरी बात करेगा तो ये चित्र बना दोगे। ये परागकण में अंदर नली केंद्रक होता है, परागकण के अंदर 2 है, एक नली का केंद्रक, एक वर्धी केंद्रक ना, नली या वर्धी केंद्रक होता है, और दूसरा ये वाला। तो भाई ये अगर परागकण का अंकुरण बनाए तो परागकणों की जनन कोशिका से अंकुरित करके ये लंबा वाला ये चित्र बना देना, अंकुरित परागकण ना। परागकण की अंकुरण प्रक्रिया में ये तीनों चित्र बनेंगे, ये तीनों चित्र बनेंगे, लेकिन ज्यादातर वनली परागकण पूछा जाता है। 2-3 बारी बाय डिफॉल्ट 2-3 बारी चांस है, 2-3 बारी चांस है कि आया है कि परागकण का अंकुरण पूरा चित्र बनाना है, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब है अगर परागकण का अंकुरण आए तो ये तीनों चित्र बनाने होंगे, अपन को दिखाने होंगे कि पराग नलिका है, ये परागकण है, फिर पराग नलिका इससे बन गई, ये कहानी खत्म। अब इसकी परतें बहुत पूछी जाती है, परागकण की परत। तो अगर मैं परतों पे आऊं, रुकूंगा नहीं हूं जब तक जिंदा, आइए दिखाता हूं परत आपको। परतें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आती हैं। तो सबसे ऊपर वाली परत, ये जो सबसे बाहर वाली परत होती है परागकण की, ये जो सबसे बाहर वाली परत है, अबे बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ये जो सबसे बाहर वाली परत है, ये काहे की बनी होती है? ये सबसे बाहर वाली परत जो है काहे की बनी होती है? ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। काहे की बनी है? ये जो सब बाहरी परत है ना, ये वाली काहे की बनी होती है? बहुत मजबूत होती है, ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। काहे की बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन की। ये बहुत ठोस होती है, बहुत मजबूत होती है, बड़े बड़े रसायनों के दांत टूट जाते हैं, बड़े बड़े रसायनों के दांत टूट जाते हैं, इसको खत्म नहीं कर पाता। और स्पोरोपोलेनिन के कारण ही, स्पोरोपोलेनिन में मोटा होता है, खुरदुरा होता है। ये देखो ऊपर वाली त्वचा मोटी है, खुरदुरी होती है, विशेष वसी रसायन से स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। परागकण का अपघटन के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। अच्छा इसी यही से एक प्रश्न और बना, ध्यान देना प्रश्नों का बेटा। ऑब्जेक्टिव में मजा आता है तुमको, सब्जेक्टिव में भागते हो, सब्जेक्टिव में भागना नहीं है। क्यों नहीं भागना? क्योंकि सब्जेक्टिव में ज्यादा नंबर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में तो 4 नंबर की बात है, बहुत खींच के 9 नंबर का फंसा दूंगा, वो वाले भी फंसा दूंगा, वन लाइनर। लेकिन अब तुम लोग पता नहीं क्या है कि जब सब्जेक्टिव आता है तो चल देते हो, अबे यार कैसे करोगे, ऐसे युद्ध जीतोगे,
सेनापति शायरी सुना रहा हूँ, ऐसे युद्ध जीतोगे, ध्यान देना। तो यहां से एक प्रश्न और आया है, बताया दे रहा हूं सब खोद खोद के, कि तुम्हें दिक्कत ना हो कल जाकर एग्जाम में तुम कह दो अरे गुरुजी ये नहीं आया। तो बाह्य चोल से एक ये प्रश्न आया है कि परागकणों का जीवाश्म कैसे प्राप्त हो जाता है। परागकण नष्ट नहीं होते, और परागकण का जीवाश्म किसके कारण प्राप्त होता है? तो परागकण का जीवाश्म इसीलिए प्राप्त होता है किसके कारण? स्पोरोपोलेनिन के कारण। परागकण का ये जो स्पोरोपोलेनिन है जल्दी नहीं नष्ट होता, तो जीवाश्म में यही मिलता है। तो परागकण का जीवाश्म किसके कारण प्राप्त होता है या किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो याद रखना स्पोरोपोलेनिन के कारण, ठीक है। अब अंदर वाली परत जो है अंतःचोल, ध्यान देना। अब दूसरा चोल है अंतःचोल, ये बाह्य चोल के बाद है अंतःचोल। ये अंतःचोल जो बना है, ये बना है सेलुलोज प्लस पेक्टिन यानी कि पेक्टोसेलुलोज का। ये अंदर वाला चोल एकदम पतला थिन लेयर है, ये बना होता है पेक्टोसेलुलोज का। काय का बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का। पेक्टोसेलुलोज का काय का बना है? पेक्टोसेलुलोज। अंतःचोल पतला एवं कोमल झिल्ली सदस्य होता है, या परागकण को जीव द्रव्य में ढका होता है, या मुख्यतः काहे का बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का, ठीक है। अब परागकण के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं। कितने नर युग्मक होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पराग नलिका की खोज किसने की? क्या पूछा जाता है? यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हमने कहा परागकणों के अंकुरण को मैंने दिखाया आपको चित्र में। परागकण का अंकुरण का मतलब क्या है? कि परागकण अंकुरित हो जाए, नलिका बना ले। परागकण पराग नलिका बना ले तो उसको बोलते हैं परागकणों का अंकुरण। परागकण पराग नलिका बना ले उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परागकण का अंकुरण। अब कई बार ये भी प्रश्न आया है कि पराग नलिका की खोज किसने की? ध्यान देना, एक एक प्रश्न। पराग नलिका की खोज किसने की? बताइए सभी लोग। पराग नलिका की खोज, पराग नलिका की खोज किसने की? ये भी प्रश्न आया है। पराग नलिका की खोज किसने की? बताओ गाइज, बता दो गाइज। अरे जा जानू मैं छननिया, चमकेगी कब चंदनिया, घर में गरीब के उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले। एक लड़का है बीएन जेबी का नाम है, बीएन जीसी, क्या नाम बहुत अटपटा है। उसने सबसे पहले उत्तर दिया। जेबी एमईसी ने खोज की। किसने खोज करी थी? जेबी एमईसी ने। किसने खोज करी पराग नलिका की? जेबी जी नहीं, जेबी एमईसी। जेबीएमईसी ने क्या कराई थी? पराग नलिका की खोज करी थी, ये भी याद रखना, ठीक है। और एक चीज याद रखना, पराग कणों को स्टोर कैसे किया जाता है, सुरक्षित कैसे रखा जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें? पराग नलिका को स्टोर किसमें किया जाता है? द्रवित लिक्विड नाइट्रोजन। किस लिक्विड नाइट्रोजन? द्रवित नाइट्रोजन में परागकणों को स्टोर किया जाता है। किसमें? -196 डिग्री सेल्सियस में। कहां पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे हम चाहें लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस में परागकणों को स्टोर किया जा सकता है। एक चीज और पूछेगा, बहुत करेगा परागकण से, एक चीज और पूछेगा कि परागकण क्या होते हैं। तो परागकण के अंदर परागकण से पोलन भी बनती है। तो परागकण ऊर्जा के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत है परागकण। और साथ ही साथ ऊर्जा के स्रोत होने के साथ साथ और परागकण कहाँ है बेटा? ऊर्जा के स्रोत होने के साथ साथ परागकणों की और क्या खास बात है? तो ऊर्जा के स्रोत होने के साथ साथ परागकणों की एक खास बात और है कि इनके अंदर सौंदर्य प्रसाधन, क्रीम पाउडर बनाते हैं। सौंदर्य प्रसाधन में भी यूज होते हैं। बढ़िया, तुम्हें अगर चमकदार क्रीम वगैरह अपने चेहरे को चमकाना है तो परागकणों को लगा सकते हो। तो सौंदर्य प्रसाधन में यूज होता है, ऊर्जा देने में यूज होता है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं आएगा आपसे। सौंदर्य प्रसाधन और ऊर्जा देने में यूज होते हैं परागकण, ठीक है। डन गाइज, इतनी चीजें याद रखना, इससे आगे नहीं आएगा। मैं वानर सेना को उस हद तक ट्रेन करना चाहता हूं, जिस हद तक यूपी बोर्ड के एग्जामिनर ट्रेंड हो, उससे ज्यादा उनके बस की बात ना हो, उस हद तक मैं ट्रेन कर रहा हूं। इससे हर कार्ड बताया दे रहा हूं, मतलब सारे अस्त्र शस्त्र दे रहा हूं युद्ध में, जिससे आप ना जीत, आपसे कोई ना जीत पाए। वो कोई भी शस्त्र चलाए एग्जामिनर, इधर से आप तुरंत उसके जवाब में दूसरा शस्त्र। कोई, मुझे सब शस्त्रों के बारे में पता है, हर शस्त्र का तोड़ आपको दे दूंगा वानर सेना, तो परेशान नहीं होना, ठीक है, परेशान मत होना।